नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीतिकालीन ग्रंथ। अब तक की क्लास में हमने पढ़ा रीतिकाल, उनकी प्रवृत्तियाँ, जिसमें सामाजिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, अब उनके नामकरण और सीमांकन। अब हम उनके जो उपलब्ध ग्रंथ हैं, जिसमें है मुख्य रूप से मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य और नाटक, इनके बारे में हम परिचय प्राप्त करेंगे। तो रीतिकालीन साहित्य आज जिन स्रोतों से उपलब्ध होता है उन्हें 3 वर्गों में रखा जा सकता है। इनमें पहला इस देश के विभिन्न पुस्तकालय हैं, जहां अनेक हस्तलिखित ग्रंथ सुरक्षित हैं। इन पुस्तकालयों में विशेष रूप से काशी की नागरी प्रचारणी सभा का आर्य भाषा पुस्तकालय, दूसरा है गायकवाड़ ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बड़ौदा में है, बड़ौदा। फिर है सयाजी राव विश्वविद्यालय, कि हिंदी विभाग का पुस्तक संग्रह। और राजस्थान में ये कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। फिर मध्य प्रदेश में दतिया, टीकमगढ़, बीजावर, रीवा और छतरपुर के जो महाराजा हैं उनके निजी पुस्तकालय। दूसरा वर्ग उन लोगों का है जिन्होंने अपने पास अनेक हस्तलिखित और प्रकाशित ग्रंथों को एकत्र कर रखा है, जिसमें प्रमुख है डॉक्टर शिव सिंह सेंगर, कांथा, जिला उन्नाव, और श्री गोविंद चतुर्वेदी, मथुरा, श्री जवाहरलाल चतुर्वेदी, मथुरा, कैप्टन शूरवीर सिंह, अलीगढ़, डॉक्टर भवानी शंकर याज्ञिक। इन सबके जो व्यक्तिक संग्रह हैं उनका उल्लेख किया जा सकता है। इसमें एक तीसरा वर्ग भी है, जिसमें पुरानी और नई जो प्रकाशन संस्थाएं हैं उनको लिया जा सकता है, जैसे फिर है प्राचीन प्रकाशन संस्थाएं, जैसे श्री वेंकटेश्वर प्रेस काशी और गंगा ग्रंथागार लखनऊ। फिर नागरी प्रचारणी सभा आज भी इस दिशा में विशेष सक्रिय रही हैं। नवीन संस्थाओं में विभिन्न नगरों में जो व्यावसायिक और शोध संस्थान हैं, जिन्होंने ग्रंथावलियां और स्वतंत्र ग्रंथ प्रकाशित करवाए हैं या करवाने की जिनकी भविष्य में योजना है, उनको लिया जा सकता है। इस प्रकार प्रथम 2 वर्गों के स्रोतों से उपलब्ध जो साहित्य है, जहां विशिष्ट लोगों की पहुंच तक वह सीमित है, और वहीं तृतीय वर्ग ने सर्वसाधारण के लिए इन सबको उपलब्ध करवा दिया गया है। तो ये जो तीनों स्रोत हैं, इनमें जो उपलब्ध सामग्रियां हैं उनको रूप और विधा अनुसार 3 वर्गों में रखा जा सकता है। इनमें पहले के अंतर्गत मुक्तक रचनाएं आएंगी। मुक्तक रचनाएं ये किसके अंतर्गत आएगी? प्रथम वर्ग में। प्रथम वर्ग में कौन कौन सी थी? कैसे साहित्य था कि जो हस्तलिखित ग्रंथ, इनमें मुक्त काव्य आएंगे।
जैसे इसमें सबसे पहले है चिंतामणि का कवि कुल कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु। तो ये किस प्रकार का काव्य है? मुक्तक काव्य है। फिर चिंतामणि की दूसरी रचना है रसविलास। फिर काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, और छंद विचार। तो ये सब किनके अंतर्गत आएंगे? मुक्तक रचनाएं या मुक्तक काव्य। फिर है मतीराम, ये सभी रीतिकालीन कवि है ना। मतीराम की रसराज, और इनकी सर्वप्रसिद्ध रचना ललित ललाम, ललित ललाम। और सतसई, अलंकार पंचाशिका, अलंकार पंचाशिका। फिर है व्रत कौमुदी, फिर इन्हीं में है भूषण कवि, इनकी एक रचना शिवराज भूषण, शिवा बावनी, और छत्रसाल दशक। तो ये महाराजा छत्रपति शिवाजी को, उनके बारे में है ये रचनाएं, उनका वर्णन किया गया है इसमें। फिर भूषण की ही दूसरी रचना है अलंकार प्रकाश, अलंकार प्रकाश, और एक है छंदोहृदय प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश। फिर है कवि बिहारी की सतसई, एक होती है बिहारी की सतसई, मतीराम की सतसई, उनकी रचना बिहारी सतसई। इनके बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे गाँव करे गंभीर। तो गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी के इन दोहों ने किया है। फिर गोविंद सिंह की रचना सुनीति प्रकाश, इस प्रकार कई सारे मुक्त काव्य हैं, लेकिन मुख्य मैं आपको बता देती हूँ जो आपके पाठ्यक्रम में है। वृंद कवि की वृंद सतसई, आलम कवि की आलम केली, ये नाम से ही पता चल रहा है आलम कवि की है। फिर वृंद की सतसई,
घनानंद की पदावली, सुजान हित प्रबंध, घनानंद की सुजान हित प्रबंध, पद्माकर की जगत विनोद, पद्माभरण, तो ये आपको याद रह जाएगा। पद्माकर की रचना पद्माभरण। ठीक है। भिखारी दास की रचना श्रृंगार निर्णय, भिखारी दास, काव्य निर्णय, और दूसरी है श्रृंगार निर्णय। जसवंत सिंह की प्रबोध चंद्रोदय नाटक रचना। फिर राम कवि की हनुमान नाटक, नेवाज के शकुंतला नाटक, सोमनाथ की माधव विनोद नाटक, कवि देव की देव माया प्रपंच नाटक और ब्रजवासी दास का नाटक प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है। तो इस प्रकार रीतिकाल के जो उपलब्ध सामग्री है, साहित्य सामग्री, उसको 3 वर्गों के अंतर्गत रखा जा सकता है। एक जो हस्तलिखित है, जिसमें मुक्तक काव्य रचनाएं आएंगी। दूसरी जो निजी संग्रहालय है महाराजाओं के, जिनके अंतर्गत प्रबंध काव्यों को उनकी श्रेणी में रखा जाएगा। और तीसरी प्रकार की जो नवीन शोध संस्थाएं हैं या व्यक्तिगत शोध संस्थाएं जो है, व्यावसायिक शोध संस्थाएं हैं, उनको इनकी श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रवृत्ति विश्लेषण। तो रीतिकाल के अंतर्गत लिखे गए समस्त उपलब्ध ग्रंथों का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस युग के कवियों में व्यापक प्रवृत्ति रीति निरूपण की ही रही थी। रीतिकाल के जो समस्त कवि हैं, इनकी प्रवृत्ति क्या थी? रीति निरूपण। तो इनकी जो प्रवृत्तियां हैं, उनका विश्लेषण हम देखते हैं। क्या राज्याश्रित और क्या जन कवि, इनमें से अधिकांश रूप से एकाध ग्रंथ लिख करके आत्म प्रदर्शन अवश्य किया गया। यहाँ ये स्पष्ट कर देना ठीक रहेगा कि ये प्रवृत्ति इन ग्रंथों के भीतर 3 रूपों में मुखर होकर आई थी। इनमें पहला तो रीति कर्म कहा जा सकता है, जिसके द्वारा कवि अलंकार आदि विशिष्ट काव्य अंगों पर संक्षिप्त लक्षण उदाहरण देकर के या स्वरचित लक्षण या दूसरे कवियों के उदाहरण देकर के विषय को समझाने में सफल हुए, या स्वरचित सरस उदाहरण देकर के उन्होंने अपनी बात को समझा दिया। उसमें जसवंत सिंह का भाषाभूषण और दुल्लह कवि का कविकुल कंठाभरण और रस रूप का तुलसी भूषण इसी प्रकार के ग्रंथ हैं जिनका कवित्व की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रहा। फिर रीति निरूपण की प्रवृत्ति का जो दूसरा रूप है, उसमें काव्य अंग के लक्षणों और उनके अनुसार सरस उदाहरणों की रचना में रहा, जिसमें चिंतामणि की रचना कविकुल्पतरु और रसविलास, श्रृंगार मंजरी, मतीराम की रसराज, ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका, भूषण कवि की रचना शिवराज भूषण, देव कवि की रचना भाव विलास, शब्द रसायन, रस विलास, ये उसके अंतर्गत आएंगे। फिर गोप कवि का जो रामचंद्र भूषण है या दूसरी उनकी रचना रामचंद्राभरण, और दास कवि की काव्य निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, सेवादास का रघुनाथ अलंकार, पद्माकर की रचना जगत विनोद, ग्वाल कवि की रचना रस रंग और रसिकानंद आदि ऐसे ही ग्रंथ हैं जिनमें लक्षणों के समान उदाहरणों को भी महत्व दिया गया है। तो इस प्रकार के ग्रंथ संख्या में
अधिक नहीं है, लेकिन विषय वर्णन की दृष्टि से उनमें विभिन्नता देखी जा सकती है, जिसके अंतर्गत नायक नायिका भेद निरूपण, श्रृंगार रस की सामग्री। श्रृंगार रस की सामग्री कौन सी? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, और उसके संयोग और वियोग पक्ष या इनके अतिरिक्त काव्य अंगों का विवेचन, जिनमें श्रृंगार प्रधान जो रचनाएं हैं उनको प्रस्तुत किया गया। रौद्र और वीर रसों और अलंकार संबंधी उदाहरणों में वीर रसात्मक और भक्ति और शांत रसों और इसके साथ ही अलंकार आदि के विवेचन का जो प्रसंग है, उनमें भक्ति विषयक रचनाएं भी इसमें शामिल की गई है। इसके अलावा हास्य, करुणा और विभत्स रसों और नीति और प्रकृति वर्णन संबंधी रचनाएं भी इन ग्रंथों में देखने को मिल जाती है। फिर एक तीसरा वर्ग है। तीसरे रूप के अंतर्गत उनमें पहला जो रूप है उसमें उसके विपरीत कहे जा सकते हैं। इनमें काव्य रचना ही इनके रचयिताओं का मुख्य उद्देश्य रहा है। काव्य शास्त्र का ज्ञान रखते हुए भी कवि लक्षणों के फेर में नहीं पड़े। इन ग्रंथों में जो उनकी रचनाएं हैं उन पर काव्य शास्त्र की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। फिर जो दूसरे ग्रंथ हैं उनमें काव्यांगों के लिए जो छंद हैं उनको भी उनमें शामिल कर दिया गया, जिसमें प्रमुख है बिहारी, मतीराम, चंदन और भूपति। इनकी जो रचनाएं हैं सतसैया और हट्टी जी का श्री राधा शुदा शतक, पंचदेश की स्फुट छंद, ग्वाल कवि की कवि हृदय विनोद आदि जो ग्रंथ हैं वो इसी कोटि में रखे जाएंगे। तो इन ग्रंथों में जो विषयों की रचनाएं हैं, जिसमें नायक नायिका भेद, श्रृंगार रस और संयोग और वियोग, इनको उसके अंतर्गत रखा जाएगा। लेकिन इनका मूल विषय क्या रहा? श्रृंगार। इस प्रकार कवित्व की दृष्टि से इन ग्रंथों में श्रृंगार सबसे प्रिय या व्यापक विषय रहा। वीर रस और भक्ति परिमाण की दृष्टि से इसके बाद आते हैं, और फिर नीति और प्रकृति आदि से संबंधित रचनाएं अपने आप में अपेक्षाकृत बहुत कम प्राप्त हुई है। कुल मिलाकर के इन ग्रंथों में जो संकलित रचनाएं हैं पर्याप्त सरस और विविधतापूर्ण है, और रीति निरूपण के लिए रचित होने के कारण इनको रीतिबद्ध कहा जा सकता है। जहां तक इस काल में लिखे गए इतर ग्रंथों का प्रश्न है, जिसके अंतर्गत रीति इतर काव्य धारा जो थी, जिसमें गुरु गोविंद सिंह की रचना चंडी चरित्र को रखा गया और एक दशमेश उनकी रचना थी, तो वे सभी जो व्यापक प्रवृत्ति से अलग कहे जा सकते हैं, रीति की जो परिपाटी है उससे अलग कहे जा सकते हैं। तो इन ग्रंथों के काव्य विषय, इनसे पूर्व के जो ग्रंथ हैं उनके जो वर्णन के विषय हैं उनमें मुख्य रूप से श्रृंगार, वीर रस, और भक्ति और नीति संबंधी, भक्ति तथा नीति संबंधी, इन विषयों के मूल रूप में रीति ग्रंथों के ऐसी प्रवृत्ति जिनकी परिसीमा में इन ग्रंथों को रखा जा सके कि काव्य शास्त्र के नियमों से मुक्त रहने के कारण इनकी एक प्रवृत्ति रीति मुक्तता भी
कही जा सकती है। ये काव्य शास्त्र के नियमों में नहीं बंधे और मुक्त रूप से इन्होंने काव्य रचना की। कवि काव्य शास्त्र का अध्ययन करके काव्य की रचना नहीं करते। काव्य शास्त्र के नियमों की रचना ही काव्य ग्रंथों के अध्ययन के बाद में हुआ करती है। इन कवियों के द्वारा जो काव्य विषय हैं लिखे गए, उनकी प्रेरणा के स्रोत भिन्न रहे हैं, इसलिए इनके मूल में भी एक प्रवृत्ति की खोज नहीं की जा सकती, लेकिन ये एक अलग प्रकार की प्रवृत्ति जिसका नाम दे सकते हैं हम उसे। तो इस प्रकार श्रृंगारिक रचनाओं के समान वीर रस, भक्ति और नीति आदि की रचनाओं में भी काव्य शास्त्रीयता के प्रति उनका जो आग्रह था, उसके अंतर्गत वीर रसात्मक रचनाओं का प्रेरक तत्व कवि अपने आश्रयदाता या किसी ऐतिहासिक चरित्र के जो महान कर्म हैं उनके प्रति श्रद्धा की भावना रखते हुए उन्होंने काव्यों की रचना की। तो यही कारण है कि ये जो रचनाएं हैं वो वीर रसात्मक अधिक है। रीति कवियों द्वारा रचित इस प्रकार की रचनाओं के समान राज विषयक नहीं रही। भूषण कवि की जो रचना है शिवा बावनी और छत्रसाल दशक और लाल कवि के छत्र प्रकाश, जोधराज की हमीर रासो, श्रीधर की जंगनामा, सुदन कवि की सुजान चरित्र, पद्माकर की हिम्मत बहादुर वीरदावली और प्रताप प्रशस्ति, ग्वाल कवि की हमीर हट, विजय विनोद, चंद्रशेखर वाजपेयी की हमीर हट आदि ये जो ग्रंथ हैं इनको इसी कोटि में रखा जा सकता है। तो भक्तिपरक रचनाओं के मूल में वैष्णव संप्रदाय की आस्थाओं की प्रधानता रही और अपने इष्ट देव के प्रति गहरी आस्था रहने के कारण इन्हें भक्तिकालीन परंपराएं की रचना कहा जा सकता है। तो वृंदावन दास, नागरी दास, ब्रजवासी दास आदि की जो रचनाएं हैं इसी वर्ग के अंतर्गत आएंगी और नीति काव्य के मूल कवियों के जो व्यक्तिगत अनुभव हैं उनकी अभिव्यक्ति करने के कारण जैसे रहीम आदि के जो नीति काव्य हैं वो परंपरा इसी के अंतर्गत आती है। इनके मूल में भक्ति भाव कम होने के कारण इन्हें अपने ही प्रकार की रचनाएं कहा जा सकता है। तो कवि वृंद और दीनदयाल गिरी, गिरधर दास आदि का काव्य इसी प्रकार का है। इसी प्रकार इन सभी प्रवृत्तियों के आधार पर इस युग के काव्य के मुख्य रूप से 5 प्रवृत्ति सूचक वर्ग कहे जा सकते हैं, जिनमें प्रमुख है रीति काव्य, रीति काव्य, दूसरा है रीति मुक्त काव्य, फिर है भक्ति काव्य, नीति काव्य और वीर काव्य। ठीक है।